हेलो गाइस। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड उसमें पहला चैप्टर हमारा रहेगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो अब डाइजेशन अब्जॉर्प्शन के अंदर अगर हम बात करें तो जब भी डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन दिमाग में आता है तो सबसे पहला नाम क्या आता है दिमाग में? फूड। बेसिकली जो पहली चीज़ आती है वो होता है खाने का नाम आता है। ठीक है। तो हम इतना बोलते हैं कि फूड इतना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है, मतलब हम ये बोलते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सबका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है फूड। तो ऐसा क्यों? फूड क्यों होता है? क्योंकि फूड जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एनर्जी प्रोवाइड करवाता है किसके लिए? एक तो ग्रोथ। भाई हमारी बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है, उसके हर एक पार्ट में कहीं ना कुछ हर एक चीज़ को काम में रखने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको फूड से मिलेगी। एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, कहीं भी चोट लग गई या कुछ भी किसी भी अपने बॉडी का कोई भी पार्ट है वो मान लो ख़राब हो गया या कुछ भी है तो उसको अगर सही करना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। इसलिए फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और टिश्यू के रिपेयर के लिए। तो अब अगर मैं बात करूँ तो फूड के अंदर अपन को मेजर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। फूड के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके जो फूड के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया। इसके अलावा और हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अब क्योंकि वाटर जो होता है जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, या और जो भी दूसरे आपके जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर आपको वाटर एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना। उन सब में वाटर हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रो एना डिहाइड्रेशन से बचाता है। जो आपका जो डिहाइड्रेशन है उससे बचाता है। ठीक है। पानी की कमी नहीं होने देता। वाटर जो है वो ना फ्लूइड की कमी नहीं होने देता, तो डिहाइड्रेशन से बचाता है। ये हो गया वाटर। अब हमने बात की है ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, अब ये सब एज सच तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर नहीं सकती। ठीक है। कि मैं ये बोल दूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इसको बॉडी एज इट इज़ यूटिलाइज कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है। ये लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो इसको बॉडी एज सच यूटिलाइज कर नहीं सकती इनके ओरिजिनल फॉर्म में। तो क्या होगा? तो इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। डीट्स नीड्स टू बी ब्रोकन। ठीक है। इनको तोड़ना पड़ेगा और इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, ऐसे फॉर्म में जिसमें अब्जॉर्ब कर सकें। तो सिंपल फॉर्म तो हो ही गया, प्लस अब्जॉर्बेबल, ताकि अब्जॉर्ब हो सकें। ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, एक ऐसा प्रोसेस फ्रॉम इन विच द कॉम्प्लेक्स फॉर्म आर कन्वर्टेड, कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ये है हमारी डाइजेशन की बेसिक डिफाइन। ठीक है। क्या? कि जो भी आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। अभी डाइजेशन कैसे करता है? ये प्रोसेस है कैसे करता है? एक तो केमिकल मेथड से और एक मैकेनिकल मेथड से। ठीक है। केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू ये करता है। तो ये केमिकल और मैकेनिकल मेथड से कैसे? मतलब केमिकल से ऐसे कि एंजाइम्स वगैरह का इस्तेमाल करता है तो केमिकल मेथड हो गया। मैकेनिकल मेथड कैसे? जो हम जैसे अगर हम फूड च्यू करते हैं, ठीक है, जब माउथ में फूड जाता है तो हम उसको पूरा च्यू करते हैं, जैसे चबाते हैं, तो वो हमारा पूरा मैकेनिकल मेथड हो गया। तो इन दो तरह के मेथड से ये जो है डाइजेशन होता है। ठीक है। अब इसीलिए अब ये जो डाइजेशन है ये करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ करने के लिए अगर आपको सांस लेनी है, ब्रीथिंग करनी है, तो उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। आपको अगर पूरे बॉडी के अंदर अगर ब्लड को पहुंचाना है, आपको हर हर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है हर ऑर्गन को, तो आपको क्या देना होगा? आपको ब्लड चाहिए, ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करवाना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास। आपको अगर आपका जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करवाना है तो उसके लिए आपके क्या पास है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसीलिए इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। इसमें एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है। एंड कुछ ग्लैंड्स होती है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिक हो गया हमारा कि व्हाट इज़ डाइजेशन। ठीक है। कैसे ये रोल प्ले करता है केमिकल और मैकेनिकल मेथड से, क्या क्या चीज़ों की हमको मेनली रिक्वायरमेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो ये शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है ये हमारे माउथ से। ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे एक बना देता हूँ। ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा माउथ है। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एलिमेंट्री कैनाल, ये जो है ये ट्यूब पूरी चलती है।
शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, ये आ गया यहाँ पे स्टमक, ठीक है। ये स्टमक से होते हुए ये ड्यूडेनम आ गया। फिर ड्यूडेनम से आगे जब अपन जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अगर एक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा जो ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव का, अगर वो आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, और इस तरफ क्या आएगा, यहाँ पे लिवर आ जाएगा हमारा, ठीक है। उससे एसोसिएटेड गॉल ब्लैडर का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेनक्रियास, एक लीव शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे पेनक्रियास आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब माउथ के ऊपर यहाँ पे कुछ आपके ग्लैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ओरल कैविटी आ जाएगी। यहाँ से एक अलग जो है वो लैरिंग्स निकलती है, आपने सुना होगा उसका नाम भी। तो इस तरीके से अगर मैं अब इसकी नेमिंग करूँ तो ये जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, ये आ गई हमारी ईसोफेगस, ठीक है। ये ईसोफेगस आ गई। ये स्ट्रक्चर क्या आ गया, स्टमक, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया हमारा लिवर, ये आ गया हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। स्टमक से होते हुए कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम आप लोगों ने सुना होगा, तो पहला ड्यूडेनम, फिर यहाँ पे जेजुनम, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद आ गई इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना, तो इसको हमें ना कॉइल करके पूरे हमारी बॉडी में कॉइल करके फॉर्म में रहती है ताकि ये एडजस्ट हो पाए। ये आ गया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लेकिन वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, विच इज़ सीकम, कोलॉन, रेक्टम। तो यहाँ से शुरू करूँ तो ये सीकम आ गया, ठीक है। अब ये कोलॉन, ये पूरा कोलॉन होता है, ये जो इतना बड़ा है ये पूरा का पूरा कोलॉन है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर जा रहा है ये, तो असेंडिंग कोलॉन बोल सकता हूँ मैं इसको, असेंडिंग कोलॉन, क्योंकि ऊपर जा रहा है। अब ये एज इट इज सीधे जा रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। ट्रांसवर्सली जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलॉन। अब ये नीचे जा रहा है तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। कोलॉन आ गया तो क्या बोला हमने, सीकम, कोलॉन, फिर ये लास्ट वाला जो पोर्शन आ गया वो आ गया रेक्टम, और एकदम लास्ट में क्या आएगा, एनस, जहाँ से फीकल मैटर बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो अलग पोर्शन है ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इन सभी की बात हम लास्ट में करेंगे, अब इस पूरे चैप्टर में आगे हम कंटिन्यू में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ ग्लैंड्स होती है, ये आ गई हमारी ओरल कैविटी, जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं शुरू करूँ तो अब बिगनिंग में किससे करूँगा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। तो अब उसके अगर एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, अब इसकी ओपनिंग अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, माउथ से शुरू हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल आप भी देख रहे हैं कि जो शुरू कहाँ से हो रहा है, ओपनिंग इसकी हो रही है एंटीरियरली। अगर मैं बात करूँ ये जो एंटीरियरली कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से, और कहाँ तक जा रहा है ये पूरी की पूरी, ये जो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से शुरू होकर ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ तक जा रही है, फाइनल एनस तक जा रही है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली कहाँ तक जा रही है, ये एनस, ठीक है। अब ये जो माउथ है, माउथ यहाँ से शुरू हुआ, अब माउथ से क्या है अंदर, सबसे पहले तो माउथ से अंदर घुसते ही हमें क्या मिलेगा, ओरल कैविटी है, ठीक है। माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी, या फिर इसका दूसरा नाम मैंने अभी क्या बताया था, बकल कैविटी, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं, अब जैसे हम ओरल कैविटी के अंदर घुसेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ओरल कैविटी के अंदर घुसे तो सबसे पहले अगर आप अपने आपको देखें तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आप जैसे माउथ से अंदर गए तो आपको क्या दिख रहा है, हाथ लगाने से टीथ, टीथ मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो टीथ होते हैं और साथ में और क्या, टंग, ये 2 चीज़ें हैं जो हमें हमारे माउथ में हम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टीथ होते हैं ये किस में एम्बेडेड होते हैं, जॉ में, जो सॉकेट ऑफ जॉ में, ठीक है। अगर आप कभी अपनी टीथ को हाथ लगाएं अंदर से, जो आपको मसूड़े जो अपन जिनको बोलते हैं ना, उसमें जमे हुए होते हैं ये जो टीथ होता है, ताकि निकल नहीं सकते, ठीक है। तो वो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है। जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ में ये एम्बेडेड होते हैं, इसलिए इस तरीके की जो डेंटिशन होता है, मतलब इस तरीके का जो पूरा अरेंजमेंट होता है जिसमें जो आपके टीथ होते हैं वो आपके मसूड़ों में बिल्कुल इस तरीके से जो सॉकेट ऑफ जो है उसमें एकदम एम्बेडेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम थीकोडोंट डेंटिशन, ठीक है, थीकोडोंट डेंटिशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि देखो ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो ह्यूमंस हैं वो भी एक तरीके के मैमल्स में ही आते हैं, तो ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो आपके मैमल्स हैं, ठीक है,
ये है, इनके अंदर 2 सेट के टीथ आते हैं लाइफ टाइम में, 2 सेट ऑफ टीथ, ठीक है। एक तो जो बचपन में आप लोग बोलते हैं दूध के दांत, जिनको आप बोलते थे, ठीक है ना, जिनको अपन बोलते हैं टेम्पररी, अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो टेम्पररी बोलते हैं मिल्क टीथ, टेम्पररी मिल्क टीथ, या फिर इनका एक और नाम है डेसिडुअस टीथ, ठीक है, टेम्पररी मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, और एक जो आता है ये तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आ गया। सेकंड सेट ऑफ टीथ कौन सा आता है? परमानेंट, परमानेंट टीथ जो आते हैं, ठीक है, जो एडल्ट लाइफ में आते हैं तो एडल्ट टीथ बोलते हैं, ठीक है। 2 तरह के टीथ मिलते हैं, इसलिए अब ये जो 2 तरह के टीथ मिलते हैं ना, तो इस तरीके का जो डेंटिशन होता है इसको हम बोलते हैं डाईफायोडोंट डेंटिशन, ठीक है। तो ये हो गया डाईफायोडेंट, डाईफायोडेंट मतलब 2 तरीके के, 2 अलग अलग तरीके के टीथ मिलना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि हमारे जो टीथ होते हैं वो टोटल कैसे होते हैं, 4 अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग तरह के टीथ होते हैं तो इस तरीके के डेंटिशन को क्या बोल सकते हैं हम? हिटरोडोंट डेंटिशन, हिटरोडोंट। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के है कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि ह्यूमन का जो डेंटिशन है वो किस तरीके का होता है, तो ह्यूमन का डेंटिशन थीकोडोंट, कॉमा डाईफायोडोंट, कॉमा हिटरोडोंट, तो ये ह्यूमन का डेंटिशन है, ठीक है। ये आप लोग के 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है, ये इन जनरल आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई MCQ पेपर है तो उसमें अलग अलग तरह के डेंटिशन आएगा, जिसमें ये तीनों एक साथ हों वो ह्यूमन का है, ठीक है। ये जो तीनों अगर एक साथ हैं तो वो ह्यूमन का डेंटिशन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूँ तो जो अपन बोलते हैं बचपन में जो दूध के दांत होते हैं तो वो कितने होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं 20, ठीक है। अब जो परमानेंट, ये सबको पता है, 32 दांत बोलते हैं ना, 32 से उखाड़ दूंगा तो 32 दांत आ गए परमानेंट के, और टेम्पररी दांत आ गए आपके कितने? 20, ठीक है। तो अब इनका डेंटल फार्मूला होता है एक, तो डेंटल फार्मूला क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एक एडल्ट के डेंटल फार्मूला की, तो एडल्ट में हमने बोला 32 दांत होते हैं, तो मतलब कि कैसा, 16 ऊपर 16 नीचे, 16 अपर जॉ में होंगे, ठीक है, 16 होंगे अपर जॉ में, 16 होंगे लोअर जॉ में, यही है, ठीक है। अब इनका एक जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2123 अपॉन 2123, ठीक है। अब ये डेंटल फार्मूला किस तरीके से है, तो ये इस तरीके से है कि ये डेंटल फार्मूला क्या शो कर रहा है, अरेंजमेंट, ठीक है, जो भी आपका अरेंजमेंट है, ठीक है, ऑफ ईच हाफ ऑफ अपर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ, ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। देखिए समझिए कैसे हम जानते हैं, देखिए हम कभी भी अगर बोलते हैं तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये एक पूरा, ठीक है, इसी फॉर्म में हम बोलते हैं, ठीक है, कि पहले इंसीजर्स, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। तो इसी तरीके से हमने 2 1 2 3 बोला है, ठीक है। अब ये जो डेंटल फॉर्मूला है इसमें क्या है, ये देखिए, ये तो अपर हाफ के लिए हो गया, ये ऊपर है, ये लोअर हाफ के लिए हो गया। अब ये हाफ के लिए बोल रहा है, मतलब कि पूरी अपर जॉ के लिए नहीं, अपर हाफ जॉ के लिए। तो अगर मैं टोटल करूँ तो कितने हुए, 2 3 4 5 8, ये 8 हुए, 8 ऊपर 8 नीचे, टोटल कितने हो रहे हैं, 16, पर ये हाफ में हो रहे हैं। तो अगर इसको मैं 2 से कर दूँ तो 32 टीथ हो जाएंगे ये, क्योंकि अगर मैं, ये तो हाफ जॉ में है, अपर हाफ और लोअर जॉ, अगर दोनों साइड में कर दूँ तो 32 टीथ हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका एडल्ट के। अब अगर इसी तरह से बात करूँ, जो मिल्क टीथ होते हैं उनका भी एक फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला है, तो इस हिसाब से ये भी सेम, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, 2 3 4 5, तो ये 5, ये 5, ये कटता नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे मैथ्स वैसे मत लगाइएगा, 5 एंड 5 यहाँ पे ऐड होगा तो कितने हो गए, 10 टीथ। अब ये अपर हाफ और लोअर हाफ में है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 20। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें कौन से टाइप के टीथ नहीं मिलते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, तो प्रीमोलर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ये डेंटल फार्मूला बताने का यही मतलब मकसद था मेरा कि जो प्रीमोलर्स होते हैं वो मिल्क टीथ में एब्सेंट होते हैं, ये आप जान जाएं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, भले ही NCERT में नहीं दे रखा, लेकिन ये फिर भी मोस्ट कॉमन होता है कि प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में, ठीक है। यहाँ तक ये तो हो गया हमारा पूरा टीथ का। अब टीथ में एक चीज़ और आती है, एक वाइट सरफेस होता है, आप जानते हैं आपके जो दांत होते हैं वो सफ़ेद दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें कोटिंग होती है, किसकी, इनेमल की। इनेमल एक वाइट सरफेस होता है, ठीक है ना, पूरा ये जो इनेमल होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो दैट इज़ इनेमल, ठीक है। अब ये किस लिए हेल्प करिए, ये किस काम में आता है, ये चूइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, चूइंग ऑफ फूड, जो मेस्टिकेशन होता है, ठीक है, जो आप जो खाना जो आप चबाते हैं वो किसकी वजह से चबाते हैं, उसमें एक रोल प्ले करता है ये इनेमल, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरीके से मैं अगर एक बात करूँ तो टंग की, ठीक है,
अपन ने क्या बोला, आप जैसे ओरल कैविटी के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, या तो एक तो दांत और एक जीभ जो टंग होती है, ठीक है। अब जो टंग होता है वो फ्रीली मूव करती है, ठीक है। आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ उसको मूव कर सकते हैं, तो फ्रीली मूवेबल और मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है एक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये अटैच कहीं से तो अटैच है ना, तो ये नीचे की तरफ से अटैच है, जो आपकी ओरल कैविटी है, ठीक है। ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उससे अटैच होती है, ठीक है ना, अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। ये ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है, किसके थ्रू, बाय फ्रेन्यूलम। ये नाम याद रखिएगा कि ये ओरल कैविटी से कैसे अटैच है, फ्रेन्यूलम के थ्रू अटैच है ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो टंग है, ठीक है, टंग के जो अपर सरफेस जो होता है ना, जो टंग का जो भी आपका अपर सरफेस होता है उस पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, पपीला, ठीक है। जो अपर सरफेस होता है उन पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पेपिला। ये जो पेपिला होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हम ये बोलते हैं, आप जैसे ही आपने मान लीजिए जी पे कुछ भी आपने कोई भी चीज़ ली, उसका आपने टेस्ट किया, तो आप बता सकते हैं ना कि वो कैसा खारा है, कि कैसा स्वीट है, कि सॉल्टी है, कि कैसा है, सोर है, कैसा है। तो वो इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि टंग के अपर सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेपिला, उसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इससे आप टेस्ट का पता कर सकते हो, ठीक है। आपके एक जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं बता दूँ तो एंटीरियर सरफेस, जो आगे का जो सरफेस होता है टंग का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्वीट टेस्ट के लिए। उससे आप बता सकते हैं कि स्वीट है कि नहीं है टेस्ट, ठीक है ना, स्वीट टेस्ट उससे आप बताते हैं। जो पीछे का टेस्ट है, जो पीछे का है टंग का सबसे पीछे का जो एरिया, उससे आप बता सकते हैं बिटर, ठीक है। तो उससे पता चलता है। फिर साइड्स, जो टंग की जो साइड्स होती है उससे आप बता सकते हैं सोर, खट्टा है कि नहीं है, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूँ एंटीरियर से थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊँगा तो उससे मैं बता सकता हूँ सॉल्टी टेस्ट, एंटीरियर से थोड़ा सा आगे। तो ये 4 तरह के टेस्ट होते हैं, ये चारों आप अपने टंग के, ये जो पेपिला होते हैं इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इनकी वजह से हम बता सकते हैं, ठीक है। अब टंग का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ टंग, टंग का फंक्शन देखिए, सबसे पहला टंग का फंक्शन क्या होता है, इसको हम यूनिवर्सल टूथब्रश कह सकते हैं, यूनिवर्सल टूथब्रश। क्यों, क्योंकि ये आप ऐसे तो हम बोलते हैं कि जो हम जो है ब्रश से क्या अपने दांत साफ़ करते हैं ना, तो नॉर्मली जो टंग है वो सबसे ज़्यादा है ना टूथ को क्लीन करने में हेल्प करती है। जो भी आपके दांत होते हैं, ठीक है, आप ब्रश एक ही बार करते हैं लेकिन आप जीभ को अपने दांतों पे पता नहीं दिन में कितनी बार फहराते होंगे, तो वो एज अ जो आपके टीथ है उसको क्लीन करने में हेल्प करती है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल टूथब्रश कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन, ठीक है, स्पीकिंग, ऑब्वियसली बात है जो आपकी टंग है वो बोलने में काम आती है। थर्ड फंक्शन, ठीक है, ये जो फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करती है, ठीक है, फूड एंड सलाइवा को मिक्स करती है ये, ताकि फूड अच्छे से आप च्यू कर सकें, अच्छे से प्रॉपरली आपका जो है आप चबा सकें और अच्छे से वो आप में डाइजेस्ट होकर अंदर चले जाए, ठीक है। प्लस अभी हमने पढ़ा टेस्ट का डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए टंग के। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को।